हेलो सर, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल यस केम क्लासेस पर। आप सब कैसे हैं? आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आइए आज के सेशन में शुरू करते हैं। कुछ हिंदी के क्वेश्चन और आगामी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2-4 दिन बाद, तो उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो उनके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल क्लास होगी जो बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और यूपी टेट, एमपी टेट, झारखंड टेट, ये लगातार वैकेंसी भी लगी है इनमें। एमपी टेट में लगभग 30-32 हज़ार है। इसी तरह झारखंड के टेट होने के बाद तुरंत भर्ती आएगी और अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कुछ न कुछ भर्ती आएगी। तो इसलिए टेट सबका क्लियर हो जाए तो अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। 52 वर्ण होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर 11 जो है, 11 स्वर हो जाएगा, 11 स्वर की संख्या हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी 39, यहाँ से हो जाएगी व्यंजन की संख्या। और फिर उसके बाद 2 और आयोगवाह, जिनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आयोगवाह। आयोग, एक मिनट, अयोगवाह, अयोगवाह। तो ये 2 शब्द हो जाएंगे। इस तरह कुल मिला के 11, 39 और 2 मिला के कुल कितने होंगे? 52। कितने होंगे? 52। तो हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है? फिफ्टी टू। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वह है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। मूल स्वर जो है, इसमें मूल स्वरों की संख्या 11 हो जाएगी। देखिए कौन कौन से होते हैं। तो हृस्व स्वर जो होते हैं वह होता है अ, ई, उ और रे। ये 4 हृस्व स्वर होते हैं। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। और क्या कहते हैं कि ये छोटे होते हैं और ये इन्हीं से सब मिलके और स्वर बनते हैं। तो हृस्व स्वर ये हो गया। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए दीर्घ में आ जाएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, अ, ओ, औ। ये 7 होते हैं। तो 4 और 7, 4 मूल स्वर होते हैं और 7 संयुक्त स्वर दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये दोनों मिला कितने हो जाए? 7 और 4 11। तो कुल स्वरों की संख्या, यहाँ पर मूल स्वर न कह के कुल स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। और यहाँ पर देखिए अयोगवाह जो है, अयोगवाह जो है, जिसको कहते हैं अंक और अह, ये दो नहीं काउंट किए जाते हैं, ये अलग से काउंट होते हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है कि अयोगवाह कितने हैं, तो 2 होते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? देखिए 11 और 13 दोनों दिया है, 11 और 13, तो 11 ही लगाइएगा। अगर 11 नहीं मिलता है तब 13 की तरफ जाइएगा। तो यहाँ पर आपको लगाना है कि अगर 11 ऑप्शन में नहीं है तब हम 13 स्वर लगाएंगे, अगर 11 है तो 11 ही हमारा करेक्ट होगा। कई बार कई
पेपर हो चुके हैं उनमें यही माना गया है कि 11 अंक अह अयोग वाह है, इनको नहीं जोड़ा जाता स्वर के साथ, तो ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने बताया अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंक और अह, अंक और अह, इनकी गणना स्वर के साथ नहीं होती, अलग से होती है। तो अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, 2। ध्यान रखिएगा, अयोगवाह 2 होते हैं हिंदी में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई किसके उदाहरण है। इसको बताना है कि क्या है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, क्या है। तो देखिए क्या ऑप्शन ए व्यंजन है, ऑप्शन बी स्वर है, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन है और ऑप्शन डी अयोगवाह है। तो क्या है देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, अ छोटा अ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई किसके उदाहरण है, तो ये सब स्वर हैं, क्या है, स्वर हैं, स्वर के उदाहरण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए अय और औ, अय और औ किस प्रकार के स्वर हैं। देखिए ए अय और औ किस प्रकार के हैं, तो देखिए कैसे हैं। तो ए जो अय बना है, ए बना है अ प्लस ए से, ए बन जाएगा अय। और इसी तरह जो औ बना है, ए अ प्लस औ से बना है, ओ से, तो ये हो जाएगा औ। अब इनको बताना कि क्या है, तो संयुक्त स्वर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या है, संयुक्त स्वर है, ये अकेले नहीं बने, किसी न किसी की सहायता से बने हैं। जैसे ए बनता है, ए बनेगा, जब ए बनता है तो यह बनता है अ प्लस ई या ई की सहायता से। तो जब अ और ई मिलकर बनते हैं ए, और जब ए बन जाता है तो ए में अ और ए मिलकर बनता है अय। इसी तरह जब ओ बनता है तो ओ बनता है अ प्लस उ या बड़ा ऊ, इनसे ओ बनता है। और जब ओ बन जाता है तो ओ में अ अगर जोड़ेंगे तो अ बनता है। तो यहाँ से ये क्या है, संयुक्त स्वर है। तो देखिए संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो देख लेते हैं। ए अय ओ और औ, ये संयुक्त स्वर है, 4 ये संयुक्त स्वर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है च वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है। तो च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, तो च का अंतिम वर्ण, च वर्ण देखिए क्या क्या आता है, च छ ज झ और इया, तो यही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। तो इसी देखिए क वर्ग में क्या आ जाएगा, क ख ग घ और अंगा। ट वर्ग में क्या आ जाएगा, ट ठ ड ढ अड़। त वर्ग में क्या आ जाएगा, त थ द ध और न। प वर्ग में आ जाएगा प फ ब भ और म। तो यहाँ देखिए 5 क से लेकर प तक जो है इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनका क च ट त प वर्ग भी कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो ध्यान रखिए, कभी क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे या प वर्ग का उच्चारण स्थान पूछे, इसका मतलब पूरे क ख ग घ अंगा पांचों का पूछ रहा है। 5-5 अक्षर होते हैं, इन लास्ट वाले अक्षर को पंचमा अक्षर कहते हैं। इनका उच्चारण स्थान क का कंठ होगा, च का तालु होगा, च वर्ग का, ट वर्ग का होता है मूर्धन्य होता है, त वर्ग का दंती होता है और प वर्ग का उपद ओष्ठ होता है। तो कभी कभी इनका पूछ लेता है क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप यहाँ बता देंगे कि क्या है, कंठ है। तो अब इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो 25 कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक, क से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है य र ल व, य र ल व को क्या कहते हैं, तो देखिए अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो देखिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन जो है वो यह हो जाएगा यण, यण से याद करिए, यण अंतस्थ होगा। तो इसमें आता है य र ल और व आ जाएगा। उसके बाद देखिए
उष्म जो व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, इसमें क्या आ जाएगा, उसमें आता है सल। सल से याद करिएगा, सल उष्माण। तो सल में क्या आ जाएगा, श, तीनों प्रकार के स आ जाएंगे, स और श और ह, ये चारों शब्द आ जाएंगे इसमें उष्म में। और स्पर्श व्यंजन में कितने हो जाएंगे, 25 वर्ड आएंगे। कितने, 25। तो 25 वर्ड क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन में आएंगे, म तक। और संयुक्त अक्षर में कौन कौन से आएंगे, संयुक्त व्यंजन में तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। संयुक्त में हो जाएगा छ, जो बनता है क प्लस इस वाले स से, त्र हो जाएगा, ये बनता है त प्लस र से, और उसके बाद ज्य हो जाता है ज्ञ, जिसको ज्ञानी बाबा कहते हैं, तो ये बनता है ज्य प्लस यहाँ से। एक और है जो बनता है श्र, ए वाला, ये भी संयुक्त में आता है, तो ये बनता है स प्लस र से। तो संयुक्त स्वर कितने हैं, देखिए संयुक्त स्वर कितने हैं, 4 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। उष्म व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। तो देखिए कुल कितने वर्ड हो जाएंगे, 25, 4 29, 4 33, 4 37, और 2 आयोग वाह अगर हम जोड़ लें तो इस तरह कुल 39 व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 39। और इसमें 11 स्वर अगर जोड़ दें तो 11 स्वर मिला कितना हो जाएगा, 50, 39 ए हो गया और 11 ए, और 2 आयोग वाह ये हो जाएगा। देखिए कितना हुआ है, 25, 4 29, 4 33, और 33 4 37, और 37 और 2 आयोग वाह जोड़ दिए। 2 उत्क्षिप्त भी होते हैं, तो 2 उनको भी जोड़ देंगे, तो इस तरह कुल मिलाकर 52 व्यंजन हो जाएंगे। 1 मिनट यहाँ देखिएगा। यहाँ पर देखिए 39, हाँ 39, 11 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, य र ल व को क्या कहते हैं, तो य र ल व को क्या कहते हैं, तो य र ल व को कहते हैं अंतस्थ। क्या कहेंगे, अंतस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन है, अंतस्थ। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अंतस्थ कहते हैं इसको। उसमें क्या क्या आता है, तीनों स और ह, स तीनों स आ जाएंगे उसमें व्यंजन में, सल उस्माण, स क स ह। और स्पर्श में क से म तक, और संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, अज्ञ और श्र। तो छ कैसे बनता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसको बार बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको क में हलंत रहेगा, और ये वाला स बीच में जो पेट ऐसे फटा हुआ होता है, ये स होता है। त में हलंत और र होगा, और ज्ञानी बाबा में ज और यहाँ होगा। इस तरह बनते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्षत्रज्ञ श्र को क्या कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, तो क्या ये मूल स्वर हैं, क्या अयोगवाह हैं, क्या संयुक्त व्यंजन है, क्या उष्म व्यंजन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, इसको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। अभी हमने बताया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञानी बाबा और श्र, ये 4 होते हैं। ये कैसे बनते हैं, एक बार और देखिए। क प्लस इस वाले स से 6 बनता है, ऐसे इस वाले स से। त्र जो बनता है त से और प्लस र से बनता है। ज्ञानी बाबा जो बनता है ज प्लस एक यहाँ होगा ये वाला, और जो श्र है इस स से बनता है और प्लस र से। तो इस तरह यहाँ से संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग क्या कहा जाता है, तो अभी हमने बताया अनुस्वार और विसर्ग क्या कहा जाता है, आयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स ख स ह
किस श्रेणी में आते हैं, तो इनको अभी बताया, क्या ये ऊष्म होगा, क्या स्पर्श होगा, क्या संयुक्त, क्या स्वर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, स ख स ह, स ख स ह, जो तीनों स है और ह अभी हमने बताया वह क्या हो जाएगा, यह व्यंजन है और ये कैसे व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसमें ऊष्म है, उसमें आता है श ख स ख स और ह, ये 4 व्यंजन आते हैं। और अंतस्थ में जो आते हैं, अंतस्थ में वो होता है य, र, ल और व, ये 4 होते हैं। अब 10 क्वेश्चन हो गए वर्णमाला से। अब हम विराम से देखेंगे 10 क्वेश्चन। तो आइए देखिए विराम के बारे में। कुल विराम 20 होते हैं, इन्हीं में से हम एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए विराम का पहला क्वेश्चन जो है 11 नंबर, क्वेश्चन 11 जो है ये कह रहा है कि इस किस विराम चिन्ह का संकेत है, इस तरह जो रहता है ये किस विराम चिन्ह का संकेत है। तो क्या ये ऑप्शन ए पूर्ण विराम है, ऑप्शन बी अल्प विराम है, ऑप्शन सी प्रश्न चिन्ह है और ऑप्शन डी योजक चिन्ह है। तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा इस तरह अगर आता है तो इसको कहेंगे हम पूर्ण विराम। क्या कहेंगे, पूर्ण विराम का चिन्ह है। किसका है ये, पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए पूर्ण विराम का। अगर ऐसे कहीं लिखा है तो पूर्ण विराम का चिन्ह है। अल्प विराम का चिन्ह इस तरह होता है, जिसको कॉमा कहते हैं, ऐसे ऐसे लगा रहता है। प्रश्न चिन्ह का ऐसे होता है और योजक का ऐसे होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है 12 है किस विराम चिन्ह का संकेत है। तो ये देखिए विराम चिन्ह है, इस तरह लिखा है, ये किस विराम चिन्ह का संकेत है। तो क्या ऑप्शन ए पूर्ण विराम होगा, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक होगा, ऑप्शन, यहाँ 2 बार प्रश्न हो गया तो कोई और मान लो, चलो हम इसको योजक मान लेते हैं। योजक भी दिया गया है तो इसको मान लेते हैं लाघव चिन्ह। चलिए लाघव, लाघव। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लाघव हो गया और ऑप्शन डी योजक। तो क्या सही हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन सब लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह कौन सा चिन्ह है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह बना रहेगा तो प्रश्नवाचक होगा, पूर्ण विराम होगा तो ऐसे बना रहेगा और योजक होगा तो ऐसे होगा, लाघव होगा तो ऐसे जीरो बना रहता है, बीच में जीरो, तो लाघव हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये देखिए इन्वर्टेड कामा के अंदर जीरो किस विराम चिन्ह का संकेत है। तो अभी जस्ट हमने बताया किस विराम चिन्ह का संकेत है, तो लाघव का हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लाघव। लाघव इसका उपयोग कहाँ होता है, देखिए जैसे कहीं लिखना होता है हमें डॉक्टर, ऐसे ये लाघव चिन्ह हो गया। कहीं लिखना है यम ए, लाघव चिन्ह हो गया। लिखा है पी एच डी, तो ये लाघव चिन्ह का, इस तरह इसका यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से योजक चिन्ह बताना है। कौन सा योजक है, तो क्या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा योजक चिन्ह बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है योजक चिन्ह, ऑप्शन बी है अल्प विराम है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है और ये उप विराम, इसको उप विराम कहते हैं। जो 2 विसर्ग होता है हिंदी में, इसको विसर्ग के समान ही माना जाता है और इसको उप विराम कहते हैं। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पर ऐसे करके ऐसे लिखा रहा है तो इसको अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विराम, अर्ध विराम। तो फिर क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह ए है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यह ऑप्शन ए जो है कोष्ठक हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो है देखिए, ऑप्शन ए जो है यह कोष्ठक चिन्ह है। कौन सा है, कोष्ठक चिन्ह, सब जानते हैं। यह उद्धरण चिन्ह है, ये बड़ा कोष्ठक है, कोष्ठक में ही आ जाएगा, बड़ा कोष्ठक है। और यह है योजक चिन्ह है, योजक में आ जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उद्धरण देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा इस तरह करके लिखा होता है, इसको उद्धरण की कहते हैं, उद्धरण और 2 उद्धरण। क्वेश्चन नंबर 16 है देखिए,
इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ऐसे बना रहता है बीच में, जैसे कुछ शब्द छूट जाता है तो हम लोग ऐसे लिख के इसके ऊपर लिख देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको पदलोप चिन्ह कहते हैं, या अर्धविराम कहते हैं, या विवरण कहते हैं, या कोष्ठक कहते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, इसका और एक नाम है त्रुटि बोधक भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक। जैसे त्रुटि हो जाती है तब उसको लगा के लिखते हैं, त्रुटि बोधक भी कहते हैं, या त्रुटि चिन्ह भी कहते हैं। तो जैसे प्रश्न रहेगा उसी हिसाब से आंसर लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए अर्धविराम ऐसे होता है, विवरण चिन्ह ऐसे होता है, और यहाँ कोष्ठक ऐसे हो गया। ऐसे तीन प्रकार कोष्ठक है, कोई भी हो सकता है ऐसे। और यहाँ बच क्या रहा है, पदलोप चिन्ह, पदलोप, यही इसका आंसर हो जाएगा। पदलोप, जो पद छूट जाता है उसको दिखाने के लिए हम इस चिन्ह को लगाते हैं। इसी को त्रुटिबोधक भी कहते हैं, इसी को हंस पद भी कहते हैं, इसी को हंस पद भी कहते हैं, हंस पद। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। इसमें वाह में जो ये हाइफन लगा है यह कौन सा विराम है, तो क्या यह पूर्ण विराम होगा। पूर्ण विराम इस तरह होता है, प्रश्न चिन्ह इस तरह होता है, विस्मयादिबोधक इस तरह होता है, और विवरण चिन्ह इस तरह होता है। देखिए क्या करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विराम चिन्हों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो विराम चिन्हों का मुख्य कार्य क्या है, क्या वो शब्द बनाते हैं, क्या वाक्य सजाते हैं, क्या ठहराव एवं भाव स्पष्ट करते हैं, या संधि बनाते हैं। तो विराम चिन्हों का मुख्य उद्देश्य होता है कि वो किसी भी वाक्य को पढ़ते हुए जब जा रहे हैं तो उसमें से उनमें ठहराव का उत्पन्न हो, और जिससे ठहराव होने पर भाव पूरा स्पष्ट हो जाए, इसलिए उसका प्रयोग होता है। तो विराम चिन्हों का मुख्यतः कार्य क्या है, ठहराव एवं भाव स्पष्ट करना, यही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यह किसका चिन्ह है, देखिए दिया है इस तरह, यह किसका चिन्ह है, तुल्यता सूचक। तो ये किसका हो जाएगा, तुल्यता, बराबर है तो तुल्यता का। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन ए जो है समाप्ति का है, ऑप्शन बी जो है तुल्यता समता का, ऑप्शन सी प्रश्न का है, और ऑप्शन डी विस्मय का है। तो देखिए प्रश्न ए हो जाएगा, समाप्ति का देखना इस तरह है। तो यहाँ से हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है वह बी बनेगा, तुलना या समता बोधक। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, अभी हमने बताया इसको कहीं है। तो विवरण चिन्ह इस तरह हो जाता है, प्रश्न चिन्ह इस तरह हो जाता है, पूर्ण विराम इस तरह हो जाता है, उपविराम इस तरह होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपविराम। इसको क्या कहेंगे, उपविराम कहेंगे। क्या कहेंगे, उप। अब हाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे विराम के। अब हम पढ़ेंगे वर्तनी। क्या पढ़ेंगे, वर्तनी। अब हम वर्तनी से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वर्तनी शुद्ध अशुद्ध के रूप में आती है, तो इसको भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पर भी। श्रृंगार का सही रूप है, श्रृंगार का सही रूप क्या है, तो श्रृंगार का सही रूप इस तरह लिखा जाता है, श्रृंगार। देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में श्रृंगार है, ऑप्शन बी में श्रृंगार है, ऑप्शन सी में श्रृंगार है, यहाँ पर ये देखिए लगा हुआ है तो अशुद्ध है, और ऑप्शन डी में श्रृंगार है। तो देखिए अगर इस तरह न दिया रहे तो इस तरह वाला भी सही होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। श्रृंगार इस तरह लिखा जाता है, जैसे डी लिखा है उस तरह भी लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 नंबर में क्या है, मनक। मनक का शुद्ध रूप है, तो मनक का क्या हो जाएगा, मानक। मानक नहीं, मानक वर्ड होता है, मानक शब्द होते हैं, मानक होता है किसी भी चीज का। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मानक। बाकी सब गलत। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 23 क्या, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध रूप कौन सा है। तो देखिए क्या ये रचिता होगा, या ये रचयिता होगा, रचियता, क्या यह रचिता होगा, क्या यह ऑप्शन डी रचयिता होगा। तो क्या सही हो जाएगा, तो देखिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रचयिता किसी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, रचयिता। यह शुद्ध है, इसके अलावा सब अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। वर्तनी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें शुद्ध बताना है। तो क्या ऑप्शन ए अस्पृश्यता सही है, ऑप्शन बी अस्पृश्यता है, ऑप्शन सी अस्पृश्यताम है,
ऑप्शन डी अस्पृश्यता है। तो क्या शुद्ध है देखिए, तो शुद्ध रूप आपको बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कट जाएगा और एक बचता है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता, तो शुद्ध कौन सा है? अस्पृश्यता। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर सेशन को पहली बार देखिए तो अगर देख रहे हैं पहली बार तो सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको जानकारी तुरंत मिलती रहे और आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी तैयारी होती रहे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध, यहाँ शुद्ध रूप बताना है, तो क्या अंत्याक्षरी हो जाएगी, क्या अंताक्षरी होगा, क्या अंत्याक्षरी होगा, अंताक्षरी, क्या सही हो जाएगा? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका करेक्ट हो जाएगा अंत्याक्षरी, इससे लिखा जाता है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी यह है, तो अंत्याक्षरी इस तरह लिखा जाएगा। इसको बहुत ध्यान से, बहुत लोग अंताक्षरी कहते हैं, अंताक्षरी लगा देते हैं, तो अंत्याक्षरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं होगा, अंताक्षरी ये भी नहीं होगा, और ये तो गलत ही है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, आपका क्वेश्चन आपको अच्छा लगे, तो आप लाइक ज़रूर करिए, और सेशन में अगर पहली बार हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी होती रहे। तो बस आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।